बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आपका बिज़नेस में एक नाम है। मेरे साथ बिज़नेस टाइकॉन मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है राना अबू बकर सरवर साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर RAS कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर आपके वालिद साहब के हवाले से बात करें तो आपके वालिद साहब एक पुलिस ऑफिसर हैं। आज हम इनसे इनकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, बहावलपुर के बिज़नेस को कैसे जानते हैं और आपकी जो तालीम है वो फ़ॉरेन से है, तो इस हवाले से आज हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए राना अबू बकर सरवर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू करके, बिज़नेस के बारे में मालूमात मिलेगी लोगों बहुत को। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने जी अपनी स्कूलिंग जो है मेरी वो सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर, इधर बहावलपुर से ही है। उसके बाद मैंने बैचलर्स किया है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से। फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था मलेशिया में एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी, बिज़नेस मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स किया। तो फिर वापस आकर मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया 2018 में। अच्छा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है जी। बिज़नेस का आइडिया कैसे आया? आपके वाले साहब पुलिस ऑफिसर हैं, तो आप पुलिस में भी जा सकते थे, CSS भी कर सकते थे, तो बिज़नेस का आइडिया कैसे आया? सर मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि मैं पुलिस में जाऊं, लेकिन मैंने उनसे एक दिन बैठ के कहा जी कि मेरा नौकरी वाली मेरी कोई नेचर है नहीं। और बचपन से जो आपको पता है कि सादिक पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ, फिर लाहौर और फिर बाहर हो के आया हुआ, वो बंदा नौकरी वैसे ही नहीं कर सकता। बचपन से ही मेरी बचपन से यही सोच थी कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना बिज़नेस करना है। मैं एक दिन अपने वालिद साहब के साथ बैठा, मैंने उनका ज़रा रिक्वेस्ट की कि जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तो मुझे करने दें। तो मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, करें जी। तो फिर इस तरह से हम बिज़नेस में आए। फिर 2018 में हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर कराई अपनी, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं बिज़नेस कर रहे हैं और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक। बहावलपुर में बिज़नेस को कैसे देखते हैं? बहावलपुर में जी बिज़नेस की अभी बड़ा मार्जिन है बिज़नेस के लिए ना, आपकी इंडस्ट्रीज़ कम है। आपके जो हमारी फील्ड से मुतालिक बात कर लें तो अच्छे टाउन्स नहीं हैं बहावलपुर में, इतनी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, इतने कोई मॉल्स नहीं बने हुए, कोई अच्छी जगह नहीं है। आप अगर फैमिली के साथ कहीं जाना चाहें तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं, वो भी वही ऑप्शंस हैं जो आप हर महीने बाद वहीं जाएंगे। कोई नई ऑप्शन आपके पास बड़े अरसे से नहीं आ रही। तो बहावलपुर में अभी बड़ा मार्जिन है। आपके साथ के शहर मुल्तान में देख लें, रीम यार खान में देख लें, बहुत डेवलप हो गए हैं, वो बड़ा कुछ बन गया, उधर मॉल्स बन गए हैं, बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, बड़ा कुछ वहाँ पे आए दिन डेवलपमेंट हो रही है। बहावलपुर में डेवलपमेंट बड़े अरसे से रुकी हुई है। डेवलपमेंट आपकी सिर्फ ये नहीं होती कि हर रोड को 2 साल बाद डबल कर दो, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ये है कि आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाएं जो आपकी यंग जनरेशन को जो है, आपको वो आप उसको टारगेट करें, वो आपके पास आएँ, उधर इन्वेस्ट करें, उसको आगे लेके चलें। आपकी फैमिलीज़ के पास ऑप्शंस हों, अगर वो खाना खाने जाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 सीजन्स रेस्टोरेंट ना हो, और भी 8-10 ऑप्शंस हों आपके पास। तो अभी बहावलपुर में बहुत मार्जिन है। जो स्टूडेंट्स BBA करने के बाद जॉब में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो उनके लिए एज अ बिजनेसमैन आप क्या कहेंगे? सर BBA का बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो एक डिग्री है BBA, वो एक अच्छी खासी महंगी डिग्री है। पहली चीज़, आप बेशक IUB से कर लें, ठीक। वो डिग्री करने के बाद बच्चा एक तो ज़हनी गुलाम बनाते हैं कि जी आपने अपने CEO के लिए, अपनी कंपनी के लिए ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि हम इस सबसे गुजर के आ चुके हैं, हमें पता है कि कैसे करते हैं। फिर बच्चा निकलता है, आखिरी 1-2 सेमेस्टर्स में वो कोशिश करना शुरू हो जाता है कि जी मेरी कहीं ना कहीं जॉब हो जाए। वही बच्चा जिसने इतने पैसे लगाए हैं अपनी डिग्री पे, वो कैशियर की नौकरी कर रहा होता है बैंक में BBA करके। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जी हमारे पुलिस महकमे में बहुत सारे ऐसे सिपाही भर्ती हो रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं जो BBA किया हुआ है, जिन्होंने MPhil किए हुए हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है। तो अगर इस सोच को बदले ना, आप बिजनेस को एक ट्राई तो करें, आप बिजनेस की तरफ आने की लक आजमाएं। यार बंदे को अपना लक आजमाना चाहिए। बिजनेस आपका लक किया, जिस बंदे का लक चल पड़ा वो उसका बिजनेस चल पड़ा। अगर आपके पास तालीम भी है, पैसा भी है, फिर भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो बिजनेस नहीं कर सकती, जो छोड़ के 8 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद उन्हें छोड़ना पड़ता है, वो फिर कहीं कुछ ना कुछ और करते हैं। तो आपको एक दफ़ा अपना लक आजमाना चाहिए। आप अपनी डिग्री भी जो है, आप देखें ना FSC से बच्चा निकलता है, उसको कुछ नहीं पता होता। अगर तो उसका अच्छा मेरिट बन जाए, वो या तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, वरना उसको कुछ नहीं पता उसने क्या करना है।
वो लक आजमाता है कि यार चलो ये डिग्री कर लेते हैं, आगे चल के देख लेंगे क्या होगा। आप लक आजमाएं बिजनेस में, एक दफ़ा ट्राई दें, अगर चल पड़े तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर जॉब की ऑप्शन तो आपके पास है ही, जब मर्जी कर लें। ठीक। सर आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से किस कंपनी के नाम से काम कर रहे हैं? सर मेरी कंपनी का नाम है RAS कंस्ट्रक्शंस के नाम से। RAS मैंने अपने नाम से 3 अल्फ़ाबेट्स उठाए हैं। राना अबू बकर सरवर मेरा पूरा नाम है। सरवर मेरे दादा अबू का नाम था, तो हमने साथ लगाया हुआ नाम के, तो RAS 3 अल्फ़ाबेट्स उठा के मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शायद नाम की वजह से या मेरी मेहनत की वजह से या मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से, मुझे बहुत सारी रीज़न्स हैं कि मुझे अल्लाह ने बड़ी कम उम्र में बड़ी कामयाबी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भावलपुर में बिज़नेस कर रहा हूँ, लाहौर में भी कर रहा हूँ। लाहौर में बैरिया टाउन में भी घर बना रहे हैं हम, इधर भावलपुर में भी बना रहे हैं, प्लॉट्स की सेल परचेज़ भी कर रहे हैं, और भी मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है जी, अल्लाह ने हाथ पकड़ा है और आगे भी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी। सर कंस्ट्रक्शन कंपनी किस तरह के प्रोजेक्ट लेती है, किस तरह की इमारतें बनाती है, इस हवाले से बताइएगा। सर मेरा मेनली काम है रेजिडेंशियल यूनिट्स का। ठीक। रेजिडेंशियल यूनिट्स में मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस होती हैं। एक ये कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करके प्लॉट परचेज करूं, फिर उस पर घर बनाऊं और उसको सेल कर दूं। अच्छा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि मैं विद मटेरियल एग्रीमेंट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपने घर बनवाना है या किसी ने भी घर बनवाना है, आपसे मेरा एग्रीमेंट हो जाएगा, हर चीज़ मटेरियल आपसे मेरा तय हो जाएगा कि ये चीज़ मैं लगाऊंगा, उस मुताबिक हमारा रेट फिक्स हो जाएगा। 5 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसकी, 5 इंस्टॉलमेंट से आपका घर कंप्लीट होता है। मैं आपको चाबी देने का घर कंप्लीट करके उतने टाइम फ्रेम में पाबंद। अगर आप पेमेंट में कोई लेट नहीं करते तो एक टाइम डिसाइड हो जाता है कि इतने टाइम में मैं आपको घर बना के दूंगा। दूसरी ऑप्शन ये आ जाती है। तीसरी ऑप्शन आ जाती है सर कि आप सिर्फ प्लॉट लें, थोड़ा अरसा रखें, फिर उसको सेल कर दें, रेजिडेंशियल यूनिट की तरफ ना जाएं और प्लॉट में ही आप सेल परचेज लगे रहें। ये तीनों तरह के काम मैं कर रहा हूँ। और जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो हम बड़ा कम करते हैं। मैंने शॉप्स बनाई हैं कुछ, लेकिन मैं हॉस्टल भी बनाए हैं, हॉस्टल बन भी रहा है, कभी करंट भी बन रहा है, बना रहे हैं, वो भी विद मटेरियल एग्रीमेंट है हमारा। इसके अलावा मैंने स्कूल्स की बिल्डिंग बनाई है। मैंने इधर एक हमारे इन्वेस्टर हैं, वो फूड बैंक बनाना चाहते हैं। कनाडा की एक बड़ी चेन है फूड बैंक के नाम से, जो आप देसी लैंग्वेज में जिसको आप लंगर खाना कहते हैं, जी जी, वो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बना रहे हैं इधर आपके हासिलपुर रोड पे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे इसको बढ़ाएंगे भी। टाउन डेवलपमेंट की तरफ जाने का भी हमारा प्लान है। हम आजकल जगह देख रहे हैं कहीं पे टाउन बनाने का, और वो टाउन इंशाल्लाह भावलपुर का वाइड टाउन होगा। आप सबको पता चलेगा कि कोई टाउन बना भावलपुर में। ठीक। सर आप प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, आप कौन से टाउन के बारे में एडवाइस करते हैं? सर भावलपुर में हर टाउन एक जैसा है, आपकी लोकेशन मैटर करती है। आपने शहर में लेना है तो आप हाशमी गार्डन चले जाएं, आपने शहर से बाहर लेना है तो आप जापान टाउन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चले जाएं। हर टाउन एक जैसा। हाशमी गार्डन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस वजह से उसका रेट सबसे हाई हो, मुझे नहीं लगता। सिर्फ उसकी लोकेशन है कि जी वो नूर महल चेक पोस्ट के साथ है, नूर महल रोड फवारा चौक, वहाँ से इतने किलोमीटर है। ये आजकल हमारे जो टाउन डेवलपर्स हैं ना, वो आपकी जब मार्केटिंग करते हैं, जब आप वो अनाउंस करते हैं कि हम टाउन बनाने लगे, तो उनके पास एक टैक्टिक है, वो अपनी लोकेशन को ऐसे जो है यूटिलाइज करते हैं कि जी फलानी जगह इतने किलोमीटर दूर, फलानी जगह इतने मिनट दूर, फलानी जगह इतने मिनट दूर। वो ये नहीं लिखते कि हम टाउन में इतनी सड़क बनाएंगे, इतने पार्क बना रहे हैं, मस्जिद ऐसी बना रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ होंगी। वो अब लोकेशन को यूटिलाइज करके यहाँ पे टाउन्स बन रहे हैं, जो भी नए टाउन्स बन रहे हैं। तो कुछ अलग नहीं हो रहा है इधर भावलपुर शहर में। कुछ अलग करने के लिए अभी बहुत सारा मार्जिन पड़ा है आपके पास, बहुत सारी यंग जनरेशन को इस तरफ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने माँ बाप से करोड़ों रुपए लेके आएँ, आप मेहनत करें। अभी नहीं, अभी हमारी उम्र ही क्या 25-26 साल, आने वाले 10 सालों में बना लेंगे। इधर से कमा के इधर ही बनाना है आप, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक। माशाल्लाह बिजनेसमैन है, बिजनेस में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर हमारे बिज़नेस में पर्टिकुलरली तो जो एक मसला है ना, वो ये है कि अगर आप भी है ना, आपसे मैं जिक्र करूँ कि जी एक फ़लाना बंदा, या फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं हूँ नहीं। प्रॉपर्टी डीलर वो होता है जो कमीशन बेस्ड काम करता है, मैं कमीशन बेस्ड काम नहीं करता। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं अपने प्लॉट्स लेता हूँ, अपनी प्लॉट्स आगे सेल करता हूँ, अपने घर बनाता हूँ, अपने आगे सेल करता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे पास आता है जिसको रेंट पे मकान चाहिए या जिसको प्लॉट चाहिए जो मेरे पास नहीं है किसी और के पास, तो मैं ज़रूर उसको लेके ज़रूर देता हूँ। मेरे पास पूरी टीम है, रेंट की टीम है मेरे पास, अपनी हर तरह की हम हर काम करते हैं। लेकिन मैंने आज तक कमीशन नहीं लिया किसी से, जो मेरी चीज़ नहीं है उसका कमीशन मैं नहीं लेता। तो एक जो इमेज बन गया ना प्रॉपर्टी डीलर का हमारी आवाम में, लोकल पब्लिक में, कि यार ये तो ठगी लगाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने ये तो सिर्फ अपने कमीशन के लिए कर रहा है, हमारी किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कराएगा, इतना कमीशन इसने निकालना है इसलिए ये सब कर रहा है। ये सोच को बदलना पड़ेगा।
और ये हम लोगों ने बदलना है, प्रॉपर्टी वालों ने ही बदलना है कि जी आप आवाम के साथ ऐसे, आपके पास कोई बंदा प्लॉट लेने आता है, बेशक वो प्लॉट नहीं ले रहा आपसे, आप उसके साथ बैठें, उससे गुफ्तगू करें, उसके बारे में पूछें आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताएं, उसको चाय पिलाएं, बिस्किट खिलाएं। आपका ऑफिस है, एक डेकोरम होता है ऑफिस का। ज़रूरी नहीं है जो बंदा आया उसकी आपने छिल्ली उतारी है कि तू प्लॉट नहीं लेता, चल फिर जा। यहाँ पे डीलर ऐसे करते हैं कि यार सिर ना खा, तू लेना तो है नहीं। ये सब नहीं करना चाहिए। एक बिजनेस करने का भी एक तरीकाकार है। जो बड़े नाम है वो इसीलिए शायद ऊपर चले गए कि वो तरीक़ेकार को फॉलो कर रहे हैं। इधर बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जो हमसे 20-20, 30-30 साल पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वहीं पे हैं जहाँ से वो शुरू हुए थे। उनकी वजूहत यही है कि जी आप अवाम को डील सही नहीं करते। आप ऑफिस बना के बैठे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने सर्विसेज देनी है। ये नहीं कि आप अवाम आपके पास आए तो आप उनके ऊपर चढ़ाई करें। आप उनको बताएं, उनका ज़हन बदलें, उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें। आप उनको उनकी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छी जगह पे कराएं, उनको रिटर्न दें, वो आपके इन्वेस्टर बने। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बंदे को प्लॉट दिया था 2019 में। अच्छा। वो बंदा और उसकी फैमिली आगे मुझसे 6 प्लॉट ले चुके। अच्छा। सिर्फ इस वजह से कि जो पहली दफ़ा मैंने उसको दिया था उससे अच्छा मेरा लिंक बन गया, उसको अच्छी चीज़ मैंने दी, उसने आगे मुझे रिकमेंड किया कई लोगों के आगे, उन लोगों ने फिर मुझसे लिया, अब वो लोग आगे दे रहे हैं। वो ये सर्कल आपका पूरी ज़िंदगी चलना है। बिल्कुल। यहाँ पे डीलर्स की सोच ये है कि जी के एक बंदा आ गया ना, उसको प्लॉट दे दिया, कमीशन ले लिया, अब तो इसकी कौन सा शक्ल देख ली। ऐसा नहीं है। वो बंदा चल फिर के, आपको छोटा सा शहर है आपका, उसने जाके 3 बंदों को में बात करनी है कि इतने पैसे खा गया, ये कर गया। ये तो होगी हमारी साइड वाली बात कि हमें बेहतरी लानी चाहिए इसमें जो हम काम कर रहे हैं। अवाम में बेहतरी ये आनी चाहिए कि अवाम को चाहिए कि वो किसी एक पे ट्रस्ट तो करके देखें। हमारे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो आते साथ ही हमसे बात ही ऐसे करते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ तो यही काम है, तुसी तो कमीशन ही लेना है। मैं उनको बताता हूँ कि जी मैं कमीशन के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं तो अपनी चीज़ सेल कर रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, आपको अगर समझ में आती है तो मैं आपको दे देता हूँ, आपने लेनी है। अवाम को चाहिए कि वो अपना रवैया बदलें, थोड़ा सा हमारे साथ चलें। हम भी इसी शहर के हैं, वो भी इसी शहर के हैं। प्रोफेशन हमारा बेशक अलग है, लेकिन भाई हैं हम सारे। हमने इस छोटे से शहर में रहना है। छोटा सा आपका भावलपुर है, आप किसी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहर में तो रह नहीं रहे कि जी आने वाले 20 साल शायद इसकी शक्ल भी नज़र ना आए, अगले मोड़ पे आपको ना मिल जाता। तो थोड़ा सा इस चीज़ में बेहतरी लानी चाहिए दोनों साइड्स को, अवाम को भी और हमें भी। ठीक। आप कोई ऐप बनाने का आइडिया रखते हैं? सर ऐप का मेरा प्लान है, अभी हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। वेबसाइट हम बना रहे हैं। वेबसाइट अभी बेसिकली स्टार्ट हम भावलपुर शहर से कर रहे हैं। अच्छा। फिर हम ओवरऑल पाकिस्तान में करेंगे। वो उस वेबसाइट का मेनली काम ये होगा कि जी आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको रेंट पे घर चाहिए या कोई प्लॉट सेल करना है, आप परचेज़ करना है, कोई दुकान चाहिए, कोई एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, कोई आपको फार्म हाउस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ आपके पास एक वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। उसमें फ़िल्टर्स होंगे, आप किसी भी सोसाइटी का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। वो वेबसाइट पे हमारा काम चल रहा है। 1 से 2 महीने में वो वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले 1 से 2 महीने, उससे अगले 1 से 2 महीने में हम अपनी ऐप लॉन्च करेंगे। उसका बाकायदा एक सेमिनार्स करेंगे, अवाम को बताएंगे, जाकर IUB में बताएंगे, QMC में बताएंगे, आपका जिम खाना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बताएंगे, चैम्बर में बताएंगे। तो ये सब पे हमारा काम चल रहा है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही हमने करना है। ठीक। सर बहावलपुर में DHA बन रहा है, DHA के बारे में आप क्या कहेंगे? सर DHA बहावलपुरी अवाम के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जितने बंदे बैठे हुए हैं, हम सब के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। हमने खुद घर लेना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि DHA एक ब्रांड है, उसने बनना ही बनना है। वो ऐसे नहीं है कि जी ज़मीन लेके प्लॉटिंग करके वो भाग गए, वो भाग नहीं सकते। जैसे इधर आम होता है कि जी प्राइवेट टाउन बना, उन्होंने बेचा और वो निकल गए, सड़कें टूटी हुई, सीवरेज ख़राब, हर चीज़ मामले ख़राब, और मालिक है ही। DHA के साथ ऐसे नहीं है। DHA एक ब्रांड है, उस पर ट्रस्ट करें। उसको उतार चढ़ाव आते हैं, आजकल रेट डाउन है, कब पिछले दिनों हाई भी था, वो रेट डाउन मार्केट के रीजंस होती हैं, फ्लक्चुएशन आती है, आपके पूरे मुल्क में आई हुई है। तो इस चीज़ को आपको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिवली लें। अभी रेट कम है, अभी इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले 6 महीने साल में रेट बढ़ जाना है, फिर उसके बाद सेल करें या अपना घर बनाएं, जो भी करें। DHA भावलपुर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे भावलपुर शहर के लिए। आपके भावलपुर को रिप्रेजेंट करेगा DHA भावलपुर आपका, ये आने वाले वक्तों में, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। सर जो लोग प्लाट्स लेते हैं सबसे पहले तो पैसे इकट्ठे करते हैं प्लाट लेने के लिए। हाँ जी। रजिस्ट्री की इतनी फ़ीस हो चुकी है, क्या गवर्नमेंट ने उसको कम किया या वैसी की वैसी है? सर अभी लास्ट 2 दिन पहले आपका रेट कम हुआ है, ये फीसिस कम हुई हैं। और क्या नाम है, पहले अवाम ये सोचती थी कि जी इतने पैसे जोड़ लो वो वाला प्लॉट आ जाएगा।
फिर अवाम पिछले 3 महीने से ये सोचने लग गई थी कि अब इतने मजीद जोड़ो फिर ये नाम पे होगा। अब ऐसा नहीं है, अब वो उसको 50% पे वो ले आए, पहले 2% था, अब 1% हो गया। और अब इस वजह से हमारे काम में बड़ी जो है ना मंदा आया, मंदा जिसको कहते हैं कारोबारी जुबान में, मंदा आया हमारे काम में। लेकिन अब दोबारा से पिछले कोई 2-3 दिन से दोबारा से काम स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से सेल परचेज शुरू हो रही है, आगे अवाम हमारे पास आ रहे हैं लेने, हमारी चीज़ें बिक रही हैं। तो ये आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, आपकी डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये ना समझें कि प्रॉपर्टी वाला तो इसके तो सारे उंगलियां ही घी में है, ऐसा नहीं है। हमने बहुत कुछ लेके रखा होता है जो हम लॉस में जा रहे होते हैं, बिक ही नहीं रहा होता। एक आपकी डेड इन्वेस्टमेंट होगी ना कि आपकी चीज़ नहीं बिक रही, आपका वो डेड एसेट है, आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सके सही जगह पे। तो ये सब कुछ होता है आपकी इन्फ्लेशन से, ये जो आपकी मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं, आपका कंस्ट्रक्शन आप देखें कितनी महंगी हो गई है। जो यूनिट हमने आज से 3 महीने पहले 6 महीने पहले शुरू किया था, अब उसका रेट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके सरिये का, आपके सीमेंट का, हर चीज़ का फ़र्क है। जो आपका छोटा इन्वेस्टर है वो इस टाइम नहीं उठ सकता, वो उसको कुछ वक्त लगेगा अभी दोबारा से फील्ड में दोबारा आने के लिए। जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी तो प्लांट से बुकिंग होती है, प्लांट से बुकिंग कर लेते हैं, वो सीमेंट उनका बुकड होता है, उनका सरिया बुकड होता है, हर चीज़ बुकड होती है। ठीक, तो ये बड़ा अभी मार्जिन है। इंशाल्लाह आगे चल के अब जो बड़ी बेहतरी, हुकूमत दुआ है कि आगे चल के बेहतरी लाए इसमें मज़ीद, और प्रॉपर्टी को हमें देना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक, आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, ये तो एक सीधा सीधा सा रूल है। बहावलपुर में प्लाट्स के हवाले से बात करें तो पहले प्लाट सस्ते हुआ करते थे, अब कितना % महंगाई हो गई है, आम बंदा प्लाट बहावलपुर में नहीं ले सकता, इस बारे में बताएं। सर बहावलपुर में अभी भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं जिधर रेट कम है। अच्छा, बहुत सारी ऑप्शन। सबसे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अच्छी ऑप्शन है वो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम में आप अभी भी देख लें 3.5 लाख 4 लाख रुपए मरले से आपको प्लॉट मिल जाता है। ये रेट पूरे शहर में कहीं पे भी नहीं है। छोटे टाउन्स में है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर वो TMA से अप्रूव्ड भी नहीं है। ये सोसाइटी आपकी गवर्नमेंट की सोसाइटी है, इसमें 3600 प्लॉट है, 3516 टू बी एग्जैक्ट। अच्छा, और उसके बाद 16 मुरब्बे पे हाउसिंग स्कीम है। उसके बाद आपकी गेटेड कम्युनिटी है, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास सीवरेज है, आपके पास सुई गैस है, PTCL है, बिजली है, वाटर सप्लाई है, हर चीज़ है आपके पास, बड़ी सड़कें हैं, हर चीज़ है आपके पास। इस सोसाइटी में अभी भी आप वो जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं इधर प्लॉट लेना। बाकी जो आगे को आ जाएं आप, वो लोकेशंस की वजह से रेट ज़्यादा है। उन टाउन्स में भी कुछ नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम में जो कुछ है वो पूरे शहर में किसी सोसाइटी में नहीं होगा, ये भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। इतना कुछ कि इतनी बड़ी सोसाइटी जो है, आप आशमी गार्डन देख लें, इतना बड़ा कोई टाउन नहीं है। आप और बाकी देख लें, कोई इतने बड़े टाउन नहीं है, वो छोटे छोटे टाउन है। ये आपका एक खुला टाउन है, आपको पूरा शहर है अंदर। इसको डेवलप करें, 3500 प्लॉट है इसमें, इधर आके इन्वेस्टमेंट करें, लोग घर बनाएं। और जिसके पास कहते हैं ना जी, लोग कहते हैं कि आपके शहर से बहुत दूर है, जिस बंदे के पास सवारी है उसके लिए कोई दूर नहीं है। आप IUB भी तो आते हैं अपने बच्चों को छोड़ने, आप IUB से थोड़ा सा आगे, आप वहाँ से निकले IUB आ जाए। तो अभी इस सोसाइटी में बड़ा मार्जिन है, इधर आप ले सकते हैं प्लॉट बहुत सारे। ठीक है। सर ये तो हमने बिजनेस के हवाले से बात की, अब मैं ये पूछूंगा कि आपको टूरिज्म का कितना शौक है, पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं, आपका फेवरेट शहर कौन सा है? सर मुझे पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा फेवरेट शहर बहावलपुर है। अच्छा, बहावलपुर से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और उस प्यार की वजह है कि मैंने कारोबार भी अपना बहावलपुर में शुरू किया। मेरे पास ऑप्शन थी, मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, मैं लाहौर से भी कर सकता था, मैं किसी बड़े शहर से भी कर सकता था, लेकिन मैंने बहावलपुर से किया। और इस शहर के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। यकीन करें, हमारा जो एक कम्युनिटी है ना, हम दोस्त यार जो हम सादिक से इकट्ठे, हमारा जो बैच है, हम जब भी इकट्ठे बैठते हैं वो सब कारोबारी हस्तियाँ, सारे सब कारोबार कर रहे हैं, कोई जॉब की तरफ नहीं गया। वो हम सब मिल के बैठ के हम यही सोचते हैं कि हम इस शहर को कैसे बेहतर बनाएं, क्या करें इधर, कैसे किस तरह से। डिफरेंट वो फील्ड से हैं, कुछ हमारी फील्ड से भी हैं, वो हम सब मिल के काम कर रहे हैं। बहावलपुर से मुझे बहुत प्यार है। लेकिन टूरिज्म के हवाले से बात करें तो आप बलूचिस्तान चले जाएं, बलूचिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है। बलूचिस्तान में बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो कि अभी तक आपके पंजाब क्या, आपके सिंध KP के किसी को भी, कईयों को नहीं पता। मैं कहता हूँ 80% आवाम को नहीं पता बलूचिस्तान में क्या है। आप बलूचिस्तान विजिट तो करें। आप पूरे पाकिस्तान को लोगों ने डराया हुआ बलूचिस्तान नहीं जाना, बलूचिस्तान जाके देखें, मैं गया हूँ। उसके बाद आप कहीं पे भी चले जाएं, बहावलपुर से थोड़ा सा दूर है चोलिस्तान डेजर्ट है आपका, वहाँ चले जाएं, हुंजा चले जाएं। पाकिस्तान पूरा बहुत खूबसूरत है जी, और खूबसूरती इंसान के अंदर खुद होती है जी, मेरा मानना ये है।
कि इंसान खुद, अब इंसान की नज़र खूबसूरत हो, हर चीज़ खूबसूरत है। ठीक, बिल्कुल। फॉरेन कंट्री में रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या फ़र्क देखा? सर पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री में रिहाइश के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से बहुत फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान में रहना, मैं कहता हूँ जिस बंदे के पास पाकिस्तान में अच्छा खाता पीता है ना, वो अच्छे खाते पीते से मुराद मेरी ये है, उसको 3 वक्त की रोटी मिल रही है, उसके पास अपना घर है, उसके पास अपनी सवारी है, तो उससे सुखी आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं। पाकिस्तान में तो रहना सबसे आसान काम है सर। अच्छा। पाकिस्तान में हमारे साथ के लड़के हैं, बैचलर्स किया उन्होंने, माँ बाप को नई डज लगा दी जी कि हमें पैसे दो, हमने बाहर जाना। क्यों जाना है जी? बाहर जाके हम सेट होंगे। क्या सेट होंगे? वहाँ पे जाके या डिलीवरी का काम करेंगे, वहाँ पे जाके या वॉशरूम साफ करेंगे, या टैक्सी चलाएंगे, या कुछ और करेंगे। वही सब यार तुम पाकिस्तान में कर लो इधर। लेकिन वो फिर स्टेटस वाली बात आ जाती है ना जी कि हुन राणिया दा मुंडा टैक्सी चलाएगा, वो वाली बात आ जाती है। इस चीज़ से निकलें आप बाहर, इस चीज़ से निकलेंगे बाहर, बहुत कुछ है पाकिस्तान में करने को। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसकी तरफ अभी तक आवाम नहीं जा रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी ऑप्शन हैं जो आप करें तो आप बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर वीडियोस देखते होंगे, किसी नौजवान ने मुर्गियां रखी हुई हैं, किसी ने शुतुरमुर्ग रख लिए हैं, कोई कुत्तों का फार्म बनाई खड़ा है, कोई कैटल फार्म बनाई खड़ा है, कोई कुछ किया खड़ा है। तो बहुत सारी ऑप्शन है, आप ट्राई तो करें। आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मिलेगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अभी बहुत ग्रोथ का बहुत मार्जिन है। करके देखें आप बाहर। मैं बाहर के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा अपनी सोच ये है, मैं शायद साल में 1-2 दफ़ा बंदा बाहर जाए, वो जाए घूमे फिरे, महीना रहे, 2 महीने रहे, लेकिन वापस आए, काम यहाँ पे करे। यहाँ पे अपने मुल्क, हमारे मुल्क को हमारी बहुत ज़रूरत है। हम बाहर जाके काम करते हैं, हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बड़े प्राउडली आते हैं जब भी पाकिस्तान आए कि ओह पाकिस्तान आ गए हैं। तो तुसी कितना दा पानी पी रहे हो, असी तो मिनरल वाटर पीने। भाई इत्थों ही गए हो तुसी, इत्थे ही पैदा होए सी, इत्थे ही बड़े होए सी, उत्थे जाके तुसी टैक्सियां चलाते, उधर वो टैक्सियां चलाते हैं। अच्छा। आप बेशक इधर जो है ना अरबोपति आदमी हो, वो टैक्सी वाला जब आपके पास आएगा ना, वो आपको ऐसे गंदी नज़र से देखेगा कि यार ये मेरे तो घाटा है। अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत मार्जिन है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम करें, बड़ा कुछ है पाकिस्तान। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सर वालिदैन से स्टार्ट लें तो मेरे ख्याल में आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया मेरे वालिद साहब पुलिस में है, तो बहुत सारी आवाम सोचेगी कि यार बड़ा सख्त होना है, बड़ा इदां दा पुलिस वाले तो इदां दे हुंदे ने, उदां दे हुंदे ने। मेरे कारोबार में इस चीज़ का मैं आपको सच बताऊं बड़ा रोल है। मेरे पास कोई बंदा आता है ना, उसको पता चले कि इसके वालिद साहब पुलिस में है, तो वो डर जाते हैं कि यार पुलिस वाले ने इतने नहीं जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे वालिद साहब को मैं उनके मुँह पे कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी आप पुलिस वाले लगते नहीं हैं, सीधी सी बात। वो पुलिस वाले जो है ना सर, वो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब मैं कहता हूँ जी कि इतना कोई वालिद सपोर्ट नहीं कर सकता अपने बच्चे को जितना मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे हर मुश्किल में, हर मेरे पंगे में, हर मैंने कोई भी फरमाइश हो, कोई ख्वाहिश हो, हर चीज़ पूरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने अगर इस दुनिया में किसी चीज़ से नवाजा है ना, तो मेरे वालिदैन। मेरे वालिदैन मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दोनों, मेरी वालिदा मेरे लिए दुआओं का वो, मतलब मैं अभी भी घर से निकलता हूँ ना जी, तो मुझे कभी कुछ देंगी कि मैं पड़े हुआ पानी रखा है, सूरह बकरा पड़ी है, पी के जाई, अपने दफ्तर से पानी की स्प्रे करें, वो अभी भी होती है। ये मेरे लड़के बाहर बैठे हैं, वो रोज़ सुबह उठ के स्प्रे करते हैं जी, दम वाले पानी का, वालदा ने भेजा। तो मेरे वालदैन मेरा सबसे बड़ा असासा है, ये तो मैं सबको बताता हूँ। उसके बाद जो है मेरे दोस्त, वो मेरा दूसरा और सबसे बड़ा असासा है। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में जहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे कारोबार में बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मेरे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। उनकी इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट करना, उनके पैसे पे मैं खेल रहा हूँ आगे। मैंने आगे इन्वेस्ट किया, उनको रिटर्न उनका दिया, अपना भी कुछ रखा, ये सब हो रहा है। ये एक सर्कल चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे करीबी दोस्त हैं, 2 से 3, जिन्होंने मुझे ऐसी ऐसी जगह पे सपोर्ट किया कि वो पूरी ज़िंदगी का एहसान है मेरे पे उनका। तो उसके बाद उस्ताद जो हैं वो मेरे से अब आते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, प्लॉट लेते हैं, घर बनवाए हैं कईयों ने मुझसे, कईयों के पास मेरी लेबर, कई मुझे फ़ोन आते हैं यार साड़ी टूटी ख़राब हो गई है, प्लम्बर ने तो भेजी, तो मेरी लेबर जाती है जाके टूटी ठीक कर जाती है। किसी का कोई मसला है, किसी का कुछ मसला है, वो सब हम कर रहे हैं। हम सब मैंने एक सर्कल बना लिया जी, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, राब्ते में, हम सब इकट्ठे चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी, इंसान खुश है ना सर, वो कामयाब है। आपके अंदर का जो सुकून है ना, वही आपकी कामयाबी। जिस इंसान, पैसा कामयाबी नहीं है सर, सीधी सी बात। आपके पास जितना पैसा ज़्यादा होगा उतने आप परेशान होंगे। पैसा, मेरी अल्लाह से यही दुआ है, जितनी मेरी ज़रूरतें हैं ना जी, मेरे खाने पीने का खर्च, मेरे घर का खर्च, मेरे अगर कोई वालदैन का खर्च, मेरे आगे मेरी कोई गाड़ी सवारी का खर्च,
ये पूरा मेरे दफ्तर का खर्च, मेरे मुलाजमों की तनख्वाहें ये निकल जाए, इससे ज़्यादा अल्लाह मुझे ना दे। मेरी तो यही दुआ होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अल्लाह देगा ना तो मुझे रात को नींद भी नहीं आनी कि इतना पैसे मैं की करा यार उन्हें इस पैसे का। फिर इंसान के जहन में थॉट्स आते हैं कि ए कर लवा, ओ कर लवा। जब ए कर लवा, ओ कर लवा में इंसान पड़ जाए ना तो वो अपने पाथ से हट जाता है। 2-3 रास्ते निकल आते हैं, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, वो असल काम पीछे रह जाता है। सर अल्लाह उतना दे जितना आपको ज़रूरत है, और उससे कम भी ना दे, ये भी दुआ है कि अल्लाह खर्चे पूरे करे, ये ना हो कि किसी से मांगने पड़े। तो जी यही है कि आपके मैं अंदर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुदा की कसम, मैं आपको अल्फन बता रहा हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ मैं। मुझे अल्लाह ने इतना सुकून दिया, मुझे रात को नींद आती है, मैं अभी भी 10-10, 12-12 घंटे सोता हूँ। मेरे वाले साहब अक्सर मुझे कहते हैं तू की काम करदा, तू तो सुता रहना। मैं उनको कहता हूँ जी तुसी जॉब वाले हो, तुसी 8 बजे उठ के जाना होता, मेरी मर्जी, मेरी बादशाही है, मैं 10 बजे जावा, 12 बजे जावा, तो मैं अभी भी सोता हूँ 10-12 घंटे। हालांकि आप किसी कारोबारी हस्ती से पूछ लें, अगर तो वो सही कारोबार कर रहा है तो उसको नींद नहीं आती होगी, वो कहता होगा यार कारोबार की बड़ी टेंशन है। मैं टेंशन के दिनों में भी मुझे इतने घंटे नींद आती है क्योंकि मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ। मैंने ना किसी के देने हैं, ना किसी के साथ कोई फ्रॉड है, ना कोई और चक्कर है, अपना काम है, सब कुछ अपने से कर रहे हैं। अपने दोस्त जो कनेक्टेड हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसको सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, ना कि उनको ठगी लगा रहे हैं कि उससे लेके किसी और को दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अपने खर्चे पूरे कर लिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जी, ये मेरा सुकून, मेरी कामयाबी। एज अ बिजनेसमैन मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? सर मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तो हर बंदा परेशान है, रेडी वाला भी परेशान है, अरबोपति बंदा भी परेशान, मिडिल क्लास तो है ही है। सफ़ेद पोश इंसान जो हमारे जैसा है ना, वो तो सबसे ज़्यादा परेशान है। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है वो बचाई फिर रहा है अपनी, उसके लिए इस दफ़ा सबसे ज़्यादा परेशानी उसके लिए, जो मिडिल क्लास लोग कि जी आपके बिजली का बिल इतना आ गया, आपके ये खर्चे इतने बढ़ गए हैं, आपकी ग्रॉसरी इतनी महंगी होगी, आपका किचन कैसे चलेगा, आपके मुलाजमों के बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। जब उनकी आपने तनख्वाहें बढ़ानी, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़नी इतनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ेगी, वो कितना 10% बढ़ा देंगे साल बाद, लेकिन आपका जो मुलाजिम है उसके घर के बिजली के बिल 10,000 12,000, मेरे पास इधर गार्ड है उसके घर का बिल 12,000 आया, 18-15,000 उसकी तनख्वाह है, 3,000 में वो कैसे महीना गुजारेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बस दुआ है अल्लाह से कि ये जो एक आई हुई है ना इन्फ्लेशन, ये ज़रा काबू पे आ जाए, ये एक जैसे पहले चल रहा था सब सुकून में हो जाए, एक हुकूमत आए जो चले। अब हुकूमत का कोई पता नहीं, आज है कल नहीं है, परसों कोई और नया ना आ जाए, चौथ को कोई नया बंदा आके वज़ीर आज़म आपका बनाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क को अगर ग्रो करना है आपने, तो आपको एक स्टेबल हुकूमत चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ये सब मजाक है कि आज है कल नहीं है, परसों फिर आ जाएगा, तरसों फिर चला जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। मौजूदा निज़ाम तालीम के हवाले से क्या कहेंगे? सर मौजूदा निज़ाम तालीम से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े, अगर तो वो कोई सुनेगा, देखेगा, मेरी बात सुनेगा, तो उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग जो है ना, बच्चों को ज़हनी गुलाम ना बनाएं, बच्चों में बिज़नेस की जो है ना आप ऑप्शन उनके ज़हन में रखें, उनको बताएं कि कारोबार भी आप हम जैसे बंदे ही करते हैं, कोई और बाहर से आके नहीं करता, हम में से ही हैं जो ये कारोबारी हस्तियाँ बहुत ऊपर निकल गई हैं ना। बहुत सारी आपके शहर में एग्जांपल्स हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे, आज आप देखें उनके टाउनों के मालिक हैं, बहुत कुछ है ऐसा, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। हमारे उस्ताज़ा को, हमारे वालिदैन को ये बताना चाहिए अपने बच्चे को कि कारोबार भी एक ऑप्शन, कारोबार की तरफ आकर तो देखें, ये एक समंदर है, आप इसमें कदम करके रख के तो देखें। अगर आप कामयाब हो गए तो आगे चलें, अगर नहीं होते तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती वहाँ पे कि जी मैं नाकाम हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी। बहुत सारी और ऑप्शन है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ठीक, आपको खानों में क्या पसंद है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? सर खानों में मेरी कोई जो है ना, सच माने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे हर चीज़ पसंद है, मैं हर चीज़ खा लेता हूँ। मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, मुझे आलू कीमा बहुत पसंद है, मुझे उसके बाद साग बहुत पसंद है, मुझे हर चीज़ ये सब कुछ बहुत पसंद है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं खाता। मैं सब्ज़ी भी खाता हूँ, चिकन भी खाता हूँ, मटन भी खाता हूँ, हर चीज़ खाता हूँ। हाँ जी। शादी हुई? नहीं सर, अभी नहीं। लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज? जैसे वालिदैन कहेंगे, अगर उन्होंने लव मैरिज की ऑप्शन रखी तो लव मैरिज कर लेंगे, नहीं तो फिर अरेंज ही है। आपको गुस्सा आता है? सर पहले बहुत आता था, लेकिन जब से कारोबार में आया ना, अब बहुत जो है ना तहम्मुल हो गए हैं, बहुत सारा सुकून आ गया है, क्योंकि अब चीज़ों को हैंडल करना आ गया। पहले वो जज्बातीपना था, बच्चे थे, जो यंग होता है बंदा, गर्म खून होता है, ऐसी की तैसी, और ऊपर से बाप पुलिस में हो तो बच्चा वैसे ही बदमाश होता है। लेकिन अब बड़ा सुकून है सर, ये अब गुस्सा इतना मुझे नहीं आता। ठीक,
आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है, आइडियल किसको मानते हैं? मेरे वालिद साहब सर, मेरे वालिद साहब मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है। मैं चाहता हूँ कि आइडियल पर्सनैलिटी एज इन के मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा हो ना, उसका बाप मेरे वालिद साहब जैसा, कि उसको जैसे मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया ना, मैं उसको वैसे सपोर्ट करूँ। सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट की बात नहीं होती सर, मेंटली सपोर्ट की बात होती है, इमोशनल सपोर्ट की बात होती है। अगर आप अपने वालिद साहब से, अपने वालिदैन से, अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा आपका घुल मिल के रहते हैं ना, आप बहुत फ्रैंक हैं, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी होंगे ऑब्वियसली। फ़ायदे ये हैं कि बच्चा अपने माँ बाप से कुछ छुपाता नहीं, आप बाप से शेयर करें। मैं अपने वालिद साहब से हर चीज़ शेयर करता हूँ। मतलब अगर मुझे कोई पसंद भी है ना, मैं वो भी बता दूंगा उन्हें कि मुझे ये फलानी लड़की बड़ी पसंद है, मेरी शादी करें इससे। ऐसा मेरे कोई उनसे झिझक नहीं है कि जी मैं नहीं बाप से ऐसी बात नहीं कर सकता, ऐसा कोई चक्कर नहीं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ घुल मिल के रहें। और मेरे वालिद साहब मेरे जो है आइडियल हैं, और अल्लाह करे कि मैं उन जैसा बन सकूं, अल्लाह करे मैं उनके नक्शे कदम पे चल सकूं, जितनी उन्होंने इज़्ज़त कमाई अल्लाह करे मैं उतनी कमा सकूं। आपके वालिद साहब कहाँ इस वक्त हैं? सर मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग है एज SDPO हासिलपुर। हाँ जी, हासिलपुर में उनकी पोस्टिंग है। इससे पहले उनकी रेमियार खान में पोस्टिंग थी। रेमियार खान ज़िले में उन्होंने 14-15 साल नौकरी की है। उसके बाद अब वो UNO में भी रहे हैं, वो 3 से 4 साल UNO रह के आए हैं, बाहर रह के आए हैं, बोस्निया, इस्तंबुल, बाकी भी मुल्कों में उन्होंने 30-32 मुल्कों में जॉब की है, UNO की तरफ से गए हैं। और उसके अलावा अभी मौजूदा वो हासिलपुर में SDPO हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बिजनेसमैनों को, आपका जो बिज़नेस नया करना चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, आपका क्या पैगाम है? सर आखिर में मेरा पैगाम यही है कि जी बिज़नेस को जो है ना, आप ऐसे ना लें, हवा ना बनाएं उस बिज़नेस हम जैसे लोग करते हैं, आप जैसे लोग करते हैं, हम में से उठ के गए हुए हैं वो लोग। बिज़नेस करें, कोई छोटा करें, बड़ा करें, कुछ भी करें, रेडी लगा लें, कोई टाउन बना लें, जितनी आपकी जो है ना जेब इजाज़त देती है, जेब इजाज़त नहीं देती, जितनी सोच इजाज़त देती है, उतना काम करें, बिज़नेस करें, बिज़नेस की तरफ आएँ। जॉब्स ही सिर्फ नहीं है, आप बिज़नेस की तरफ आकर तो देखें। बिज़नेस की तरफ आप, हमारी यंग जनरेशन बिज़नेस की तरफ आएगी तो हमारा मुल्क ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएगा, इसके मुकाबले में कि हमारी यंग जनरेशन जॉब करे। तो बिज़नेस को जो है ना, आप ज़रा वालिदैन से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जी आप अपने बच्चों को इस बारे में बताएं कि अगर आपने बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, उनको सपोर्ट करें। उनके लिए ये ना बने कि यार हम तेन कारोबार भी कराइए, ऐसी कोई बात ना करें। आप बच्चों को सपोर्ट करें। बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी कर रहे हैं। देखें अभी मैं भी हूँ, मैं भी आप में से ही हूँ एक। मेरी भी कोई इतनी उम्र नहीं है, इतना तजर्बा नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ। मैं सीखते सीखते 5 साल 10 साल में सीख जाऊँगा, लेकिन अर्ली 30s या लेट 30s में जो है मैं अच्छा कारोबार कर रहा हूँ, मेरा अच्छा एक इमेज होगा, अच्छा एक मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो बिज़नेस की तरफ आएँ, बिज़नेस को सपोर्ट करें सर। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। बिजनेस के हवाले से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत लोग इससे सीखेंगे इस इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। बिज़नेस के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।